अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कैरियर एंड गाइडेंस की अपनी श्रृंखला में आज हम गणित विषय के वृहद कैरियर संबंधी एक और बेहतरीन प्रस्तुति के साथ उपस्थित हैं। गणित विषय में कैरियर बनाने के इच्छुकों से एक प्रश्न कि क्या आप गणित विषय के सदाबहार एवं उभरते कैरियर के लिए तैयार हैं का बहुत ही विस्तार पूर्वक समाधान हमारी आज की लर्निंग में हमारे आज के विशेषज्ञ पंकज व्यवहारे सर ने दिया है। पंकज व्यवहारे सर वृहद अनुभव रखने वाले कैरियर काउंसलर हैं, सर्टिफाइड कैरियर एनालिस्ट हैं तथा जलगांव महाराष्ट्र में भागीरथ काउंसलिंग सेंटर के फाउंडर डायरेक्टर हैं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी के बिहाफ पर मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज के हमारे कैरियर एक्सपर्ट माननीय पंकज व्यवहारे सर का भावभीना स्वागत करता हूं तथा अपना उज्जवल कैरियर बनाने के समस्त जिज्ञासुओं का भी मैं वंदन करता हूं और अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय पंकज व्यवहारे। नमस्ते दोस्तों, आज फिर मैं पंकज व्यवहारे आपके सामने हूँ। आज फिर एक करियर के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ। लेकिन आज शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। आपके स्क्रीन के सामने एक छोटी सी कहानी है। एक ऊंट है और उसका बच्चा है। तो ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमें कुबड़ क्यों होता है? उसको हम कहते हम। तो माँ बताती है कि रेगिस्तान में जब हम रहते हैं ना, तो हमें पानी जमा करने की जरूरत रहती है, इसके वजह से हमें ये कुबड़ दिया है। बच्चा बोलता है अच्छा, बहुत अच्छा है। फिर कहता है कि माँ, हमारे पैर ऐसे गोलाकार क्यों रहते हैं? फिर माँ बताती है कि जब हम रेगिस्तान में रहते हैं ना, तो वहां चलने के लिए ग्रिप होनी चाहिए। रेत के ऊपर हम चलते हैं, वो ग्रिप रहने के लिए इस तरीके से हमारे गोलाकार पाव रहते हैं। बच्चा बोलता है बहुत बढ़िया माँ। फिर वो आखिरी वाला क्वेश्चन पूछता है, माँ, हमारी आई लैशेज, मतलब ये जो आंख के ऊपर जो रहता है, इतना बड़ा क्यों रहता है? तो माँ बताती है कि रेगिस्तान में अक्सर हवाएं चलती है और हवा में रेत भी चलती है, तो वो आंखों के अंदर ना जाए, इसके लिए ही हमें ये आई लैशेज बड़ी दी रहती है। तो फिर लड़का कहता है, मतलब वो छोटा ऊंट कहता है, ये सब कुछ ठीक है माँ, ये सारी चीजें रेगिस्तान में लगती है, लेकिन फिर हम तो आज जू में हैं, तो जू में इन सब चीजों की क्या जरूरत है? इसका जो लेसन है स्टोरी का, ये मतलब ऐसा है कि स्किल्स एंड एबिलिटीज आर ओनली यूजफुल इफ यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, अदरवाइज उनका कोई उपयोग नहीं होता। जैसे अभी इनको इन चीजों का कोई उपयोग नहीं है। अभी आपसे शेयर करने के पीछे रीजन यह है, बड़ी मशक्कत से श्रीवास्तव सर ये पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हर बच्चे के अंदर की स्किल्स और एबिलिटीज बाहर निकाली जाए, उसके ऊपर काम किया जाए, और फिर हम जैसे काउंटर आपको तराशते हैं। असल में काम इनका बड़ा है। तो हो सके तो इनकी सारी एक्टिविटीज अप्रेज करने के लिए, सराहने के लिए कभी समय निकालिए। इसलिए मैंने छोटी सी कहानी शुरुआत की थी। अब सामने एक छोटा सा फोटो है। इनको कहते हैं भास्कराचार्य द्वितीय, और इन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था लीलावती। तो भास्कराचार्य की लीलावती ग्रंथ सबसे लोकप्रिय है। यह एक दिलचस्प तरीके से गणित कैसे पढ़ाया जाए, इसका एक आदर्श उदाहरण है। अब ये सारी चीजें मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, ये अगली वाली स्लाइड में पता ही चल जाएगा। इसलिए लीलावती ने पिछले सभी गणितीय ग्रंथों को पीछे छोड़ दिया और बढ़त हासिल कर ली। लगभग 600 साल बाद, सुनिए, 600 साल बाद भास्कराचार्य की लीलावती और बीजगणित पूरे भारत में गणित पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक बन गई। इस पुस्तक पर कई विद्वानों ने भाष्य लिखे, जिनका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
1612 में लीलावती का फारसी में अनुवाद किया गया था और 1817 में अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटिश विद्वान हेनरी थॉमस ने किया गया था। अब ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि आज का विषय ही गणित है। मतलब आजकल व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं, उसमें कल रात में एक मैसेज आया था कि ऐसी कौन सा अंक है जो अगर आगे लगा दे तो कीमत नहीं है और पीछे लगा दे तो कीमत हो जाती है, और वो अंक है 0। भारत ने दुनिया को क्या दिया? हमने 0 दिया। हमने 0 दिया तो हमने वैल्यू क्रिएट कर दी, हमने कीमत क्रिएट कर दी। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल था। आज की हमारी जो पूरी जिंदगी है सारी गणित के ऊपर है। वैसे तो अभी हम वैक्सीन भी दे रहे हैं। मूलतः हम लोगों का देने में ज्यादा विश्वास है। तो उसी हिसाब से मैं पंकज व्यवहारे जिस गांव में रहता हूं उसका नाम है जलगांव, और हमारे जिले में 40 गांव नाम का तहसील आता है, और इस 40 गांव तहसील के पास पाटना देवी नाम का छोटा गांव है। इस गांव में भास्कराचार्य का जन्म हुआ, इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे बड़ा गौरव हो रहा है, गौरवान्वित हो रहा हूं इन सारी चीजों की वजह से, क्योंकि मैं भी भास्कराचार्य जी की जमीन से ताल्लुकात रखता हूं। और आज गणित के करियर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इमर्जिंग करियर इन मैथमेटिक्स, लॉजिक एंड रीजनिंग। अभी इसमें प्रोलोकस नाम से एक बड़े मैथमेटिशियन हो चुके हैं, उनका एक थॉट गूगल के ऊपर मिल जाएगा आपको, वेयर एवर देयर इज अ नंबर देयर इज अ ब्यूटी, गोल्डन करियर ऑप्शन वेटिंग फॉर यू। अब कौन से करियर है, मैं वो सारे करियर आपसे शेयर करूंगा जिनको हम इमर्जिंग करियर आज मैथमेटिक्स में कह सकते हैं। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिर इंजीनियरिंग होता है, फिर डिप्लोमा होता है, टेक्निकल करियर होते हैं, ये सारे अभी नहीं शेयर होगा। अब वही शेयर मैं आपसे करूंगा जिनकी अभी रिक्वायरमेंट बाजार में हो रही है या जिसको इमर्जिंग कह रहे हैं। तो उसमें पहला है स्टैटिस्टिशियन, तो मुझसे बहुत पुराना भी करियर है, ठीक है। फिर है मैथमेटिशियन, फिर है ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट, उसके बाद आता है एक्चुअरी। ये एक्चुअली लोग क्या करते हैं, ये लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये लोग बैंकों में बहुत ऊपरी लेवल पे इनके काम होते हैं जहां कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है। मूलतः एक्चुअरी साइंस ये जो ब्रांच है इसके अंदर प्रीमियम टेबल्स, मोटा मोटा अगर आपको उदाहरण दिया जाए तो प्रीमियम जब हम इंश्योरेंस के भरते हैं तो किस बंदे को कितना इंश्योरेंस लग सकता है, इसके जो टेबल्स रहते हैं ये बनाने का काम ये बंदे करते हैं। वो जो हजारों काम करते हैं उसमें से मैंने एक कहा आपको। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के साथ लगाव होना, उसके ऊपर काम करते आना हुआ, नंबर के साथ खेलते आना हो, ये सब कुछ एक्चुअली साइंस में बहुत जरूरी है। फिर एस्ट्रोनॉमर, जैसे मैंने कहा ये भास्कराचार्य द्वितीय का ग्रंथ लीलावती, उनकी लड़की का नाम लीलावती था, उन्होंने उस ग्रंथ का नाम लीलावती रखा। तो उन्होंने 4 ग्रंथ लिखे थे, उसमें से लीलावती एक है। दूसरा ग्रंथ उनका एस्ट्रोनॉमी पे भी था। एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रो वाली जो भी करियर है उसके लिए जो बेस है वो भी मैथमेटिक्स है, गणित है। क्लाइमेट स्टडी, डेटा एनालिस्ट, रोबोटिक्स, क्रिप्टोग्राफर, ये डिटरमाइन न्यू वेज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा। आजकल हम सारा डेटा के ऊपर तो काम करते हैं, भले ही घर में आटा हो ना हो, मोबाइल में डेटा होना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम जोक, ये जो डेटा जिसके ऊपर काम हो रहा है ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है। तो आज की तारीख में क्रिप्टोग्राफर एक बेहतरीन करियर है आप लोगों के लिए। फिर इंजीनियरिंग, जाहिर है मैंने जैसे कहा था पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर लेते हो तो सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हो सकती है। कोई भी इंजीनियरिंग का करियर अगर करना है तो फिजिक्स और मैथ के अलावा इंजीनियरिंग होता नहीं। मतलब मैथ से थोड़ा डर है लेकिन आगे कर लेंगे तो डिग्री हो जाएगी, बाबू इंजीनियर नहीं बन सकता।
डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, ये मेट्रोलॉजिस्ट और वो क्लाइमेट स्टडी एक जैसा ही करियर है, ठीक। बिग डेटा एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ऑडिटर, मार्केट रिसर्चर, फिनेंशियल एनालिस्ट, और एक नामचीन करियर जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है उसको कहते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग भी करियर अगर करना है, 100% ये करियर मार्केटिंग में आता है अगर आप MBA स्पेशलाइजेशन लेते हो तो। लेकिन MBA मार्केटिंग में ब्रांडिंग वही लोग कर सकते हैं, ब्रांडिंग में वही कैलकुलेशंस होती है जिनका मैथ पक्का हो। अब गवर्नमेंट की एग्जाम है, SSC CGL नाम की एक परीक्षा होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ऐसी इस परीक्षा का नाम है। टीयर 1, 2, 3, इसमें टीयर 2 एग्जाम पैटर्न का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। क्या होता है, BA BCom BSc आप ग्रेजुएशन करके ये एग्जाम दे सकते अगर मैथ्स के प्रति आपका लगाव है, जबरदस्त मैथ आपको आता है तो BSc मैथ, MSc मैथ ऐसे करने के अलावा अगर आप BSc मैथ के बाद ये परीक्षा देते हैं, इसमें 200 मार्क्स रहते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए। इसका पूरा सिलेबस नेट के ऊपर उपलब्ध है, ठीक है, पूरा का पूरा मैं आपको नहीं दूंगा, यहाँ पे कुछ चीजें आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ ताकि सेशन खत्म होने के बाद आप गूगल के ऊपर सर्च कीजिए। मेरा पहले भी आपसे वही कहना था, आज भी वही कहना है, अच्छा करियर करने के लिए हमें सर्चिंग की आदत डालनी पड़ेगी, खुद सर्च करना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा। इसलिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी 200 मार्क्स का पेपर रहता है, 2 घंटे का, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। 200 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, 200 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स है और 200 मार्क्स जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है। ये टीयर 2 एग्जाम पैटर्न का मैं बोल रहा हूँ। ये पेपर देने के लिए जो सिलेबस है वो गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो आप 11th 12th तक का जो मैथमेटिक्स है, भले कॉमर्स का रहे साइंस का रहे, वो सारा इस एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिन लोगों को लगता है कि मैथ्स बेहतर है लेकिन इंजीनियरिंग करना नहीं है, वो सारे के सारे बच्चे इस करियर के लिए आराम से आ सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। कौन सी पोस्ट रहती है, मैंने कुछ एग्जाम्पल सामने रखे हैं। असिस्टेंट्स इन मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है अपनी यहाँ, ठीक है। इंस्पेक्टर्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, इंस्पेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स, एग्जामिनर इन कस्टम्स, फिर सब इंस्पेक्टर्स इन सेंट्रल ब्यूरो एंड नैर्कोटिक्स एंड CBI, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT एंड CBEC, कंप्लायर इन रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसी सारी करियर जो है, इसकी जो सीट्स है वो यहाँ से फुलफिल होती है, इस एग्जाम से फुलफिल होती है। तो भले ही आपने BA किया हो लेकिन आपको मैथ में लगाव है, होता है ऐसा कि BA हो गया लेकिन मैथ में लगाव है, फिर अभी समझ में नहीं आता कि BA तो हो गया है लेकिन मैथ में तो लगाव है, तो भले इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, BSc नहीं जा सकते, फिर कर क्या सकते। तो इन सारे बच्चों ने CGL की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, BSc हो गया है, अब यहाँ पे MSc नहीं करना है या फिर हमें कंप्यूटर में करियर नहीं करना है लेकिन मैथ में लगा है, तो ये बच्चे यहाँ आ सकते हैं। चलो BCom हो गया है, मैथ्स अच्छा है, मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स लिया था 12वीं में, जहाँ सेक्रेटरी प्रैक्टिस SP नाम का सब्जेक्ट रहता है, वहां मैंने मैथ्स ले लिया और मुझे लगता था कि मैं CA कर दूं, लेकिन फिर ग्रेजुएशन होते समय लग गया कि नहीं, CA नहीं हो रहा है। तो आपकी मैथ की पढ़ाई खराब नहीं होगी, वेस्ट नहीं जाएगी। आप अगर इस एग्जाम को देने आते हैं तो वो सारी की सारी पढ़ाई आपको यहाँ काम में आ जाएगी। अब एक उदाहरण रखा आपके सामने मैंने, डेटा साइंटिस्ट जो मैंने करियर शुरुआत में रखा था, इमर्जिंग करियर, उसकी सैलरी का एक चार्ट रखा है, ठीक है। ये सारी कंपनीज हैं, ये उनके सैलरी स्ट्रक्चर रखे हैं। उसमें सबसे हाईएस्ट जो है वो Amazon.com इनकॉर्पोरेशन का जा रहा है, उसके बाद एसेंचुअर का जा रहा है, ये 1000 में आंकड़े दिए हैं, ठीक है। मतलब 6,39,000, 9,04,000, 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ठीक है। ये सारी पैकेजेस है, अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी का दिया है, कैपजेमिनी का दिया है, IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दिया है, डेलॉइट का दिया है। डेटा साइंटिस्ट करियर में अगर शुरुआत में बच्चे करियर करते हैं तो उनके लिए ये पैकेज है,
डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एक तो बीई कंप्यूटर चाहिए, बीएससी कंप्यूटर चाहिए, बीएससी मैथमेटिक्स चाहिए, एमएससी मैथमेटिक्स भी चलेगा। मतलब आपने ये मैथमेटिक्स की करियर अगर की है तो डेटा साइंटिस्ट की आपके लिए 6 महीने या 7 महीने की छोटी छोटी कोर्सेज उपलब्ध है। वो करने के बाद ये सारी कंपनीज आपके लिए नौकरी देने के लिए तैयार है, गोल्डन करियर आपके लिए तैयार है। इस तरीके से हमें बनना जरूरी है। अब आज मैं 6 करियर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसमें से पहला मैंने क्रिप्टोग्राफर आपको बताया, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स ये आपको चाहिए। मतलब आप बीएससी कंप्यूटर हो सकते हो, बीसीए हो सकते हो, या फिर बीएससी मैथ हो सकते हो। समझने की कोशिश कीजिए, बीई कंप्यूटर ही होना जरूरी नहीं। अगर सिर्फ मैथमेटिक्स में ही जबरदस्त है, उत्तम मार्क्स हम ला सकते हैं, समझ जबरदस्त है हमारी, मैथमेटिक्स के प्रति बुद्धि मस्त है हमारी, तो इन सारी चीजों के करियर आपके लिए वेटिंग पे है। क्रिप्टोग्राफर नाम का करियर आप कर सकते हो। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जाहिर है शब्द इंजीनियर आया है, इसका मतलब ये इंजीनियरिंग करियर है। यूजिंग मैथ्स एंड फिजिक्स, एरोस्पेस इंजीनियर्स डिवाइस न्यू फ्यूल्स एज विंग्स, इंजिन्स एंड अदर कंपोनेंट ऑफ फ्लाइंग क्राफ्ट। जो ये सारी अपनी यहाँ अलग अलग एरोप्लेन बनती है, उसका जो इंजीनियर है तो उसको एरोस्पेस इंजीनियर कहते हैं। तो सिर्फ विमान ही नहीं बनाते वो, उसके अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, फिर फ्यूल कितना कंजम्पशन हो सकता है, इंजन कैसा बनेगा, क्या हो, सब कुछ अंदरूनी चीजें भी उसके अंदर होती है। तो इसके लिए करियर करने के लिए क्या जरूरी है, जबरदस्त मैथ, फिर से कह रहा हूँ जबरदस्त फिजिक्स। जिन जिन लोगों को लग रहा है कि वो जेई वाला करियर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का करियर कर सकते हैं, डिप्लोमा का करियर कर सकते हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण चीज है, गणित मतलब मैथमेटिक्स और भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स जबरदस्त होना ही चाहिए, तो ही इंजीनियरिंग में आप करियर कर सकते हो। केमिस्ट्री आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जो आत्मा हम कहते हैं, गाभा हम कहते हैं सब्जेक्ट का, करियर का, वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग बनने के लिए बैचलर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग लगती है। थर्ड करियर है एक्चुअरीज। Actuaries analyze the financial cost of risk and uncertainty using math, statistics और फाइनेंशियल थ्योरी। इन सभी का मिश्रण करके ये लोग क्या करते हैं, कितनी रिस्क हो सकती है, ठीक है, कितना हर्जाना भरना पड़ सकता है, क्या हो सकता है भविष्य में, तो वो सारी अनसर्टेनिटी का कैलकुलेशन मैथ्स के जरिए ये लोग करते हैं। They must be experts in advanced statistics and modeling software, mathematics and business। इन चीजों के ऊपर उनका लगाव होना चाहिए, उनको मालूम होता है अलग अलग चीजें। जैसे बच्चे यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, हम पिक्चर सर्च करते हैं, गाने सर्च करते हैं, जिन बच्चों को जो करियर लगता है वो बराबर वहां जाके वो सर्च करते हैं। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि एक्चुअली साइंस सर्च करके देखिए, जो आज 12वीं में है, ठीक है, इंजीनियरिंग एक करियर है, मेडिकल भी एक करियर है, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे करियर है। अगर हम यही पकड़ के चलते हैं, समझ के चलते हैं कि यही 2 करियर है, तो मुश्किल है, क्योंकि इन 2 व्यक्तियों के अलावा भी दुनिया चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो अलग अलग ब्रांच से आते हैं। ये अलग अलग ब्रांचेस में से आज हम मैथमेटिक्स के ऊपर सोच रहे हैं, और उसमें से एक्चुअरी वाला मैंने अभी आपको बताया। एक्चुअली साइंस की एग्जाम देने के लिए 15 पेपर रहते हैं। अगर आप 12 पेपर निकाल देते हो तो आपको एसोसिएट नाम का डिग्री मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आप 15 के 15 पेपर निकालते हो तो आपको फेलो मेंबर नाम का किताब बहाल होता है। अब कितने हैं अपने पास भारत में, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हो। बहुत ही इमर्जिंग करियर है ये। 458 लोग आज भारत में तैयार है और तादाद हजारों में लग रही है। फिर इतने क्यों नहीं तैयार है, क्योंकि ये सभी का करियर नहीं है। इस समय मैथ्स में बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि अरे मैथ्स के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है, ऐसे सारे लोग स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स में जो लोग हैं वो उसी में करियर कर सकते हैं। चौथा करियर है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मतलब बीएससी मैथ
बीएससी स्टैटिस्टिक्स, इसके साथ डिप्लोमा इन मशीन लर्निंग एंड एआई। एआई तो सभी बच्चों के अभी आसपास है, मतलब जो मोबाइल वो लेते हैं, जो खेलते हैं, उनके जबानी ये शब्द उनके पास आज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एज अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट यू विल बी क्रिएटिंग एंड यूजिंग अल्गोरिदम्स टू सॉल्व क्रिटिकल प्रॉब्लम। आप लोग बैठ के वो सारी चीजें बनाते हो, अल्गोरिदम बनाते हो, चार्ट बनाते हो, सिस्टम बनाते हो, प्रोसीजर बनाते हो। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट नाम से आप ये सारी चीजें करते हो, लेकिन इसका बेस फिर से आता है बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स और साथ में ये डिप्लोमा इन मशीन लर्निंग एंड एआई। अगर ये आप कर देते हो तो इसके ऊपर भी जबरदस्त करियर आज की तारीख में उपलब्ध है। फिर है ब्लॉकचेन डेवलपर, बेहतरीन करियर है ये ब्लॉकचेन डेवलपर। Blockchain developer, to become a blockchain developer you should first have a bachelor's in mathematics, BSc math, BSc science or engineering. Then you must get a certification in blockchain to learn the advanced concept and skill of this field. मतलब अगर आपके पास बीएससी मैथ की डिग्री है, बीएससी साइंस है, भले फिजिक्स रहे हो, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन नहीं है, बीएससी साइंस ऐसा ही डिग्री मिलता है, वो भी चलेगा, लेकिन आपका इंक्लाइनेशन, आपका झुकाव मैथमेटिक्स के साथ चाहिए, मैथमेटिक्स के हिसाब से चाहिए, ठीक है। ये ब्लॉकचेन का सर्टिफिकेशन कोर्स रहता है। ये डिग्री होने के बाद आप 6 या 7 महीने का ये कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स आपको पुणे में, मुंबई में, इंदौर में, फिर हैदराबाद में, बेंगलोर में उपलब्ध है। अब इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, बहुत जगह आपको ये कोर्सेज महंगे भी दिखेंगे या मिलेंगे। इसके पीछे रीजन वही है जो मैंने पहले बताया था आपको, कि इसके पैकेज बहुत हाई मिलते हैं। To become a blockchain developer you should first have a bachelor's in mathematics, science, engineering, ठीक है, ये सारी चीजें। Then you must get a certification blockchain to learn advance and skill in the field. छठवां करियर है साइकोमेट्रिशियन। साइकोमेट्रिशियन ये करियर अभी अभी आया है, समझ लीजिए 10 साल के आसपास। यू आर इंटरेस्टेड इन पीपल। देखिए सिर्फ मैथ मतलब ऐसा नहीं है, हमें लोगों में भी दिलचस्पी है, उनकी ह्यूमन बिहेवियर में दिलचस्पी है। थोड़ा साइकोलॉजी के हिसाब से करियर जा रहा है अभी, लेकिन साइकोलॉजी का करियर उतना पूरा नहीं है, ठीक है, आधा साइकोलॉजी एंड मैथ्स। मतलब एक साथ हम आंकड़ों के ऊपर भी काम करते हैं, अंक भी मजे लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करना पसंद है, और साथ में मुझे ह्यूमन बिहेवियर भी देखना है, कैसे लोग बर्ताव करते हैं, क्यों करते हैं, क्या समस्या होती है, क्या जटिल समस्या है, मैं उसके ऊपर क्या काम कर सकता हूँ, कैसे हल ढूंढ सकता हूँ। इंटरेस्टेड इन पीपल, अलग अलग लोगों से बात करना, जाना, समझना, ठीक है, ये सारी चीजें और मैथ्स का कैलकुलेशन दोनों अगर जोड़ दे तो एक बेहतरीन करियर आज की तारीख में तैयार होता है। उसको कहते हैं साइकोमेट्रिशियन। इज अ परफेक्ट रोल। गेटिंग बैचलर्स इन साइकोलॉजी, पहले आपको बीए साइकोलॉजी लेना पड़ेगा, जैसे मैंने ह्यूमैनिटी साइंस में कहा था, विद मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, और बाद में फिर आपको स्टैटिस्टिक्स में करियर करना है, या फिर आप पहले बीएससी मैथ कर लो, बाद में आप मास्टर इन साइकोलॉजी कर लो, दोनों भी चल सकता है, जो आपको सही लगे, या जो अभी आपके 12वीं या 11वीं के हिसाब से आपको सही लग रहा है। लेकिन जो बच्चे आज 10th में हैं, ये पकड़ के चलिए कि आपको अभी फिलहाल बीएससी स्टैटिस्टिक्स या बीएससी मैथमेटिक्स करना है, और उसके बाद आपको 2 साल का एमए साइकोलॉजी करना है। अभी आज चल रहा है 2021, मैं 10वीं के बच्चों के बारे में अगर कहता हूं तो उनके पास 2 साल है 12वीं के लिए, 3 साल के ग्रेजुएशन के लिए, 3 2 5। अब चल रहा है 2021, 2026 में साइकोमेट्रिशियन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको आसपास, लेकिन वही अंत तक रह सकते हैं जिनकी जबरदस्त पढ़ाई है ह्यूमन बिहेवियर के प्रति और मैथ के प्रति लगाव। ये साइकोमेट्रिशियन वाला करियर वहां तक आपको जरूर लेके जाएगा। अब कौन सी एबिलिटीज आपको रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स का करियर करने के लिए? पहला न्यूमेरिकल एबिलिटी और दूसरा लॉजिकल एबिलिटी। इसको रीजनिंग एबिलिटी भी कहा जाता है। तो 3 प्रकार के एबिलिटीज मैंने दिए आपको, 2 मैं बता रहा हूँ 3। पहला है न्यूमेरिकल एबिलिटी। 9th से जो भी बच्चे ये सेशन सुन रहे हैं,
उन उन लोगों के लिए पहले बताता हूँ, कृपा करके अपने टेबल याद रखिए। 30 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर और 15 तक घनक, उसको क्यूब कहते हैं। ये आपको जबानी याद चाहिए ही चाहिए। देखना आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी जबरदस्त होती है। दूसरी चीज, अगर मैथ में लगा हुआ इंटरेस्ट है तो शकुंतला देवी, इसका एक सिनेमा भी आके गया था अभी हाल ही में, बॉलीवुड में बना था। शकुंतला देवी को कहते थे कि ये तो इंसान वाला कंप्यूटर है, मतलब चलते फिरते यू कैलकुलेशन कर देगा। चमत्कार था ये दुनिया के लिए। तो शकुंतला देवी की गणित की किताबें मिलती है, ठीक है, उसके अंदर पजल्स दिए, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक वो अवेलेबल है। आप किसी भी नामचीन किताबों के दुकान से खरीद सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। शकुंतला देवी की सेट मिलती है, 5 किताबों का, 8 किताबों का, 10 किताबों का। और फिर उसके बाद लेवल भी रहती है, जैसे आप 8वीं स्टैंडर्ड में हो तो कैसा मिलेगा, 10वीं स्टैंडर्ड में हाई रहेगा, 12वीं स्टैंडर्ड में और हाई रहेगा। तो ये आदत लगा लीजिए ये पजल सॉल्व करने की, इससे आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो मैथ के करियर में बता रहा हूँ वहां तक पहुंचने में हमें आसानी हो सकती है। न्यूमेरेसी इन्वॉल्व्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड नंबर्स। मतलब दो नंबर में क्या संबंध हो सकता है, ये नंबर्स कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, इस चीज की, हर चीज की इंफॉर्मेशन रखना, समझना, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में होता है। Having a competence and being confident in working with numbers is a skill। देखिए ये कॉम्पिटेंसी है, सही बात है, नंबर के साथ हम खेल भी सकते हैं, भी सही बात है, लेकिन ये स्किल है और दुनिया में स्किल्स सीखे जा सकते हैं, उसके ऊपर हम महारत हासिल कर सकते हैं। वही जो एग्जांपल मैंने लास्ट सेशन में भी दिया था कि 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, तो 1 करोड़ की, 1 करोड़ की रोल्स रॉयस मेरे पास है। मैंने सीखना भी समझ लिया है, ड्राइविंग भी कर लिया है, क्लास भी लगा लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरे पास है, और आज मैंने वो गाड़ी सीख के घर में लगा दी। अब मैं 5-6 महीने गाड़ी चलाऊंगा नहीं, और 6 महीने बाद तुरंत मैं गाड़ी चलाने की शुरुआत करता हूँ, तो 90% ये हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं गाड़ी यहाँ वहां लगा दी। रीजन वही है, गाड़ी 1 करोड़ की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने हर प्रतिदिन प्रैक्टिस की है क्या, क्या उस स्किल के ऊपर मैंने काम किया है क्या। अगर ये स्किल्स के ऊपर मैं बार बार काम करते रहता हूँ, तराशते रहता हूँ मेरे स्किल को, तो ये इस्तेमाल में लाया जाएगा। वही जो एग्जांपल शुरुआत में मैंने दिया था, ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि ये सारी चीजें, इसीलिए मोरल जो दिया है कि आपका जो स्किल और एबिलिटी है वो राइट समय में राइट जगह लगना बहुत जरूरी है, लेकिन वो लगाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। बहुत सारे बच्चों का ये गलत फहमी है कि 12वीं साइंस में आने के बाद 8वीं 9वीं में जो हमने गणित सीखा है वो वहां रहता है, वो यहाँ नहीं रहता। अक्सर हम ऐसा समझते हैं कि वो लास्ट सेम में था, अब ये एंड वाले एग्जाम में नहीं है। तो मैथ्स के लिए ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। जो आंकड़े आपने शुरुआत के दिनों में सीखे हैं वही आंकड़े आप एमएससी लेवल पे भी वही आंकड़े, आंकड़ों में बदल होने वाला नहीं है। तो जाहिर है उसका बेस जो है, फंडामेंटल जो है, बदलने वाला नहीं है। ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आज करियर काउंसलिंग करता हूँ बच्चों की, 12वीं साइंस में जब बच्चे रहते हैं तो बड़ी मुश्किल से कहते हैं सर 12, 14, 15 तक सर टेबल याद है। तो फिर कैसे होगा। आज 12वीं में अगर ये हालत है और आप जेई देने की कोशिश कर रहे हो, चलो ठीक है, आपका जेई भी नहीं होता है, साधारण ग्रेजुएशन आप करते हो और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हो, तो जैसे अभी मैंने सीजीएल का आपको बताया था, थोड़ा पीछे जाके देखते हैं सीजीएल का। सीजीएल का मैंने जो डेटा आपको दिया था, देखिए टाइम कितना दिया है, 100 मार्क्स का क्वांटिटेटिव का क्वेश्चन से, 100 क्वेश्चन से टोटल मार्क्स 200 है और 2 घंटे का समय है। 100 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे का समय, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए फिर 100 क्वेश्चन से 2 घंटे का समय। अगर अंदाजन आप लगा लेते हो तो आपको एक गणित सवाल करने के लिए बड़ी मुश्किल से 1 मिनट का समय मिलता है। वही बैंकों के एग्जाम में आ जाते हो आप तो वो 45 सेकंड, 45 सेकंड में हो जाता है। इतनी फास्ट लेवल पे हम कैसे कर पाएंगे सब चीजें।
तो इसीलिए शुरुआत से अगर हम प्रैक्टिस करते आते हैं तो समस्या नहीं बड़ी तैयार हो सकती, लेकिन अगर हम नहीं सीख रहे आज से तो भविष्य में करना है। दो इक्वेशन है, एक आज जबरदस्त मेहनत कर लो, कल जिंदगी आराम से जियो, वरना आज आराम से जी लो और जिंदगी भर मेहनत करते रहो। आपके हाथ में है क्या सोचना है। ठीक है, उसके बाद है लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालिटिकल प्रोफाइल्स। कौन सी एनालिटिकल प्रोफाइल रहती है? जिसके अंदर एनालिटिकल सोच रहती है, जिसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने रहते हैं। फिर ये साइंस में लगती, बिल्कुल लगती है। फिर फिलोसफी में लगती, बिल्कुल लगती है। साइकोलॉजी में लगती, बिल्कुल लगती है, क्योंकि वहाँ कॉम्प्लेक्स इश्यूज रहती है, कॉम्प्लेक्स गणित रहते हैं। वो सारी सॉल्व करने के लिए आपको लॉजिकल एबिलिटी रहनी चाहिए। ये कहाँ नहीं लगती है? ये भाषा में नहीं लगती है। ठीक है, जैसे आप कविता सुना रहे हो तो वहां लॉजिक नहीं रहता ना। जैसे हमारे यहाँ मराठी में कहते हैं, जो न देखे रवि वो देखे कवि। हिंदी में भी कहते हैं ऐसे, मतलब जो सूरज को नहीं दिखाई देगा वो कविता करने वाले कवि को दिखाई देता है। अब यहाँ लॉजिक कहाँ आ गया? यहाँ लॉजिक नहीं आएगा। तो जहाँ भाषा का करियर है वहां लॉजिक नहीं आता। देखिए समथिंग इलॉजिकल, लेकिन वो चलता है। ठीक है, बहुत सारी पिक्चर हम देखते हैं, वो भी इलॉजिकल रहती है, वो चलती है। तो बहुत सारी जोक्स रहती है, कुछ एंटरटेनमेंट की सीरियल्स रहती है, ऑल इलॉजिकल। लेकिन ये ब्रॉडकास्ट जब करते हैं ना, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स इश्यू कि कौन सी बैंडविड्थ पे कैसा कैच होगा, कहाँ एंटेना लगाना पड़ेगा, कितनी वेवलेंथ रहेगी, वेव्स कहाँ से आएगी, कौन सी डिश लगानी पड़ेगी, ये सब कुछ लॉजिकल है। तो ये सारी एनालिटिकल प्रोफाइल के लिए लॉजिकल एबिलिटी आपको लगती है। बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एनालाइज डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट कंसिडर्ड एन एसेंशियल स्किल इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी जगह इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और आज तो हर जगह एंट्रेंस टेस्ट होती है। तो एंट्रेंस टेस्ट में पहला रहता है मैथ, दूसरा रहता है रीजनिंग एबिलिटी। दोनों में ही अगर हम फेल हो गए तो आगे जा ही नहीं सकते। तो बहुत बड़ी तादाद पे जब 10,000 12,000 लोग अप्लाई करते हैं तो इनको चेक करने के सबसे आसान तरीका रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी। यहाँ हो गया तो आपको पेपर सेकंड मिलेगा सब्जेक्ट पेपर में, तब तक आपको सब्जेक्ट पेपर मिलता ही नहीं। तो समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी पूरी लाइफ में आप समझ सकते हो कि दूर दूर तक आप हाथ लगाओगे तो भी आपको मैथ ही नजर आएगा। बस हम आंखें बंद करके बैठे कि नहीं मुझे मैथ नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम 12वीं तक मिनिमम मैथ आपको आना चाहिए। अब वो मैंने नहीं सीखा, टीचर ने नहीं सिखाया, कोचिंग अच्छा नहीं था, मेरे पल्ले नहीं गिरा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये सब बहाने। मूलतः कोई भी टीचर खराब नहीं रहता, पहली चीज, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में हम उसको गुरु कहते हैं। ठीक है, तो वो तो भर भर के देता है। अब आपकी झोली छोटी थी या फटी हुई थी वो तो अब हमारा क्वेश्चन है। और कोई भी स्टूडेंट भी खराब नहीं रहता, क्योंकि स्टूडेंट तो सीखने आता है ना। तो जब वो टीचर सिखाते हैं तो आप बड़ी लगन से ध्यान दे के सीखते हो क्या, ये बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो क्या, ये दूसरा क्वेश्चन। तो इन दो चीजों के ऊपर भी आप अगर हम काम करते हैं तो भी ये सारी एबिलिटीज हम डेवलप कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स का मैंने एक थॉट आपके लिए रखा है, बेहतरीन थॉट है। अब क्या है ये? योर वर्क इज गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए आप जो काम करने वाले हो, अभी आज जो कर रहे हो, वही एक आपके जीवन में सबसे ज्यादा उसका व्यापकता होने वाली है। एंड द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इज टू डू व्हाट यू बिलीव इज अ ग्रेट वर्क। और समाधान अगर जिंदगी में आपको लेना है तो वो एक ही चीज से पॉसिबल है, आप किस चीज पर विश्वास रखते हो। व्हाट यू बिलीव इज अ ग्रेट वर्क, जो आप काम कर रहे हो वही ग्रेट है, ऐसा आपको लग रहा है क्या, तो आपको सेटिस्फेक्शन गारंटेड मिलेगा। एंड द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। और वो एकदम जबरदस्त काम है, ये ग्रेट वर्क है। ये कब हो सकता है? जब आप उसके प्रति प्यार करते हो। ठीक है, उस वर्क के प्रति आपका लगाव है, पैशन है। इफ यू हैवंट फाउंड इट येट, अगर अभी तक आपके जिंदगी में आपको वो पैशन नहीं मिला है तो कीप लुकिंग, तो ढूंढने की कोशिश कीजिए। डोंट सेटल, शांति से मत बैठिए, वही के वही थम मत जाओ।
और आगे भागो, ढूंढने की कोशिश करो कौन सा आपका पैशन है। एज विथ ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट, यू विल नो व्हेन यू फाइंड इट। आपका दिल बता देगा आपको कि हाँ ये वही है जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लाखों रुपए लोग कमाते हैं लेकिन खुश नहीं रहते, सेटिस्फाइड नहीं रहते। लेकिन भले 15,000 लोग बंदा कमाता होगा दिन में, सॉरी महीने में, दिन में भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी करियर अभी आए हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड है। अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए, जो भी मैं महीने में कमाता हूँ उससे ज्यादा तो कई गुना मुझे सेटिस्फेक्शन इस चीज का है कि जब बच्चे मुझे फोन लगा के बताते सर बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। जब उनकी पेरेंट बताते सर सही समय आपसे बात हुई सर, थैंक यू वेरी मच। जब मुझे बहुत सारे टीचर बताते हैं कि सर वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा सर, तो सेटिस्फेक्शन कई गुना ज्यादा रहता है जब हम कमाते हैं उससे ज्यादा। तो मुझे मेरा पैशन मिल गया है, और इसी के ऊपर एक किताब बाजार में, उसको कहते हैं इकिगाई, IKIGAI, इकिगाई, हिंदी में भी उपलब्ध है, 14 भाषा में भारत में ट्रांसलेट हो चुकी है। इकिगाई नाम का एक जापानी वर्ड है, इसका मतलब है पर्पज ऑफ लाइफ। आपका आपके लाइफ के प्रति क्या पर्पज है, क्या करना चाहते हो आप जब रोज रात सोते हो और सुबह उठते हो, तो उठते वक्त क्या ऐसी चीज है जो आपको कहती उठ आज हमें काम करना है, वो कौन सी चीज है, वो ढूंढने की जरूर कोशिश कीजिए। उसको कहती है इकिगाई। इकिगाई का मतलब ऐसा है कि चलिए मुझे काउंसलिंग करना बहुत पसंद है, लोगों के समस्या हल करना बहुत पसंद है, तो वो हो गया मेरा पैशन, ठीक है। लेकिन पैशन से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये पैशन अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ बिजनेस में, तो दैट बिकम अ वोकेशन। मतलब अभी वहां से पैसा भी आएगा और समाधान भी मिलेगा। लेकिन क्या ये वो चीज है जो लोगों को चाहिए? लोगों को ये चीज चाहिए, वही मैं दे रहा हूं तो बात ठीक है, अगर वो नहीं है तो बात कहीं तो भी गलत हो रही है। अच्छा, लोगों को भी चाहिए, मैं भी दे सकता हूँ, पैसा भी आ रहा है, तो इसको हम मिशन कह सकते हैं। मतलब अभी यही करूंगा मैं आगे, बस मैंने पकड़ लिया अभी झंडा, मुझे मालूम हो गया है कि हाँ यही मैं एक बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ, 100% फोकस तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा पैशन मिल चुका है। तो ये आपके सामने इसलिए रखा मैंने कि बहुत बार ऐसा होता है कि BSc मैथ हो जाए, MSc मैथ हो जाए, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा पैशन कहाँ है। तो क्या पता आप CGL दे सकते हो, क्या पता आप एस्ट्रोनॉमर हो सकते हो, क्या पता आप मैथ्स में कोई जबरदस्त कैलकुलेशंस करके, जैसे अभी आज की तारीख में है कि श्री हरिकोटा में आप देखते हो कि अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्चिंग होती रहती है, तो उसमें सारी यही मैथमेटिशियन तो काम करते हैं। लेकिन वहां जाने का जरिया मुझे पता नहीं है, रास्ता मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यही पता नहीं कि मेरा पैशन है कि नहीं। तो पहले ढूंढने की कोशिश कीजिए क्या वो पैशन है। एंड लाइक एनी ग्रेट रिलेशनशिप, इट जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर। तो जब जिस दिन ये पता चल जाता है कि ये मेरा पैशन है, तो वो और बेटर और बेटर और बेटर होते रहता है। एज द ईयर स्लोर ऑन, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप एकदम जबरदस्त होते जाओगे, क्योंकि अभी आपको आपका पैशन मिल चुका है। सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिल सकता है आपको मालूम है, उन सारी चीजों के ऊपर आप तहे दिल से काम करना शुरू कर देते हो। सो कीप लुकिंग अंटिल यू फाइंड इट, डोंट सेटल। इसलिए तब तक आप काम करते रहो, भागते रहो, जब तक आपको आपका वो पैशन, सेटिस्फेक्शन जहां से मिलने वाला वो नहीं मिलता है, तब तक आप भागने की कोशिश कीजिए। तो वो पैशन ढूंढने के लिए हम भगीरथ काउंसलिंग सेंटर आपको मदद कर सकते हैं, या फिर आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे अच्छा सा करियर काउंसलर ढूंढिए, उनके पास जाइए, उनसे शेयर कीजिए, बताइए और अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। हम सारी बाहरी चीजों में ही बहुत सारा समय देते हैं, लेकिन अंदर क्या है, अंदर देखना भी तो जरूरी है। तो चलिए समय लगाइए थोड़ा सा, एक बार अंदर झांक के देखिए तो सही कि क्या मेरा ये पैशन है। एक बार पैशन पता चले तो हम करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी करियर के बारे में चर्चा हुई, तो कुछ मिथ्स है, कुछ मिथ्या है, कुछ गलत फहमी है बाजार में करियर कैसे चूज करते उसके बारे में। चूजिंग करियर इज सिंपल, बिल्कुल नहीं, कोई भी करियर सिंपल तरीके से कभी भी चूज होता नहीं है, ठीक है।
वो कोई रेस्ट्रेट नहीं है कि आप गए ऑर्डर डेली मिल गया। करियर काउंसलर कैन टेल मी व्हाट ऑक्यूपेशन टू पिक, बिल्कुल नहीं। करियर काउंसलर ये चीजें बताते नहीं। करियर काउंसलर आपको उस पायदान पे लेके जाएंगे जहाँ 3-4 अलग अलग पैशन वाइज आपके करियर है, आप देखिए क्या करना है। तो जैसे मैं सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट हूँ, मैं तो वहां तक लेके जाता हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको मेंटर तौर पे भी आपके साथ रहूंगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा ये करियर आपको करना है। आई कांट मेक लिविंग फ्रॉम माई हॉबी, गलत, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपकी हॉबी से भी आपका करियर बन सकता है। आई शुड चूज अ करियर फ्रॉम बेस्ट करियर लिस्ट, ऐसा बेस्ट करियर कहीं नहीं रहता है। आप जो करोगे वो बेस्ट करो, करियर बेस्ट हो जाता है। मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी विल मेक मी हैप्पी, ये तो बहुत जगह ही पूछा जाता है। अभी कल ही करियर काउंसलिंग हुआ, उन्होंने मुझे पूछा कि सर इसको स्कोप है क्या, सर इसमें सैलरी अच्छी मिलती है क्या, पैकेज अच्छा मिलता है क्या। आप पैसा पैकेज सैलरी पीछे रखो, आप पहले तहे दिल से उसके अंदर उतरो, काम करो, देखो पैसा पीछे से आता है कि नहीं। और जैसे मैंने पहले ही कहा, पैसा कमाना मतलब करियर नहीं है, सेटिस्फैक्शन मतलब करियर है। वंस आई चूज अ करियर आई विल बी स्टक इन इट फॉर एवर। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि करियर अगर मैं चूज कर लूँ तो फिर अटक जाऊंगा उसके अंदर। नहीं अटकते आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, करियर टेस्ट करवा लीजिए, धीरे 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 आपके करियर तक आप पहुंचने का प्रवास शुरू कर सकते हैं। जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, ऐसा कहते हैं ना, वो इसीलिए है, वो आप करियर में नहीं अटकोगे। इफ आई चेंज करियर माई स्किल्स विल गो टू वेस्ट, कभी भी नहीं, कोई भी स्किल कभी भी वेस्ट होती नहीं है। आपने स्कूल लेवल पे अगर टेबल्स रटे हुए होंगे, भले आप आईआईटी पास हो जाओ, फ्यूचर में कभी लगे इसका क्या फायदा है, लेकिन स्किल कभी वेस्ट नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल में, नॉलेज कभी भी वेस्ट होता नहीं। फिर आप भले साइंस से आर्ट जाओ, आर्ट से कॉमर्स जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। करियर बेहतरीन होगा और बेहतरीन होगा, उन सारे बच्चों को खुशी होगी क्योंकि आप 3-4 अलग अलग तरीके से शेयर कर सकते हो। If my best friend or sister, uncle, neighbor is happy in a particular field, I will be too. ये तो बहुत सामान्य तौर पे हम सोचते हैं कि मेरा दोस्त, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरे बाजू वाले, उन्होंने वो करियर चूज किया, वो तो खुश है, मैं भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो अलग है, आप अलग हो, उनका कलर, आपका कलर, बोलने का तरीका, फिंगरप्रिंट्स, सारी चीजों में आप अलग हो ना। आप कैसे क्या कह सकते हो कि वो खुश है तो मैं खुश हूँ। शायद उनका वो पैशन हो सकता है इसलिए वो खुश है, आपका पैशन अलग हो सकता है, तो पहले ढूंढिए आपका पैशन। ऑल आई हैव टू डू इज पिक एनी ऑक्यूपेशन, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस आफ्टर दैट। बस कुछ नहीं है, एक करियर चूज कर लेना है, ऑक्यूपेशन चूज कर लेना है, बाद में क्या है फिर ऑटोमेटिक होते रहता है। दिखाओ फिर ऐसे कितने लोगों का होते रहता है, नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते कि बस ले लिया, चल रहा है चल रहा है। तो चल रहा है ये डायलॉग बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैंने कभी झांकने की कोशिश नहीं की, कभी देखा नहीं, कभी चेक किया नहीं, कभी समझा नहीं। तो आज वो समय है आपके पास, कृपा करके उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। बहुत सारी चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। सो बहुत मतलब बहुत ज्यादा काम करने की जरूरी नहीं है करियर के ऊपर, वो तो अनायास एकाएक हो जाता है, ऐसा कोई भी करियर नहीं है। तो अभी राइट करियर कैसे चूज करते हैं, देखिए क्या कर सकता है कोई करियर काउंसलर या करियर एनालिस्ट, आपको कैसे मदद कर सकता है। तो पहले आपकी एबिलिटी ढूंढिए, क्या आपकी एबिलिटीज है, फिर स्किल्स क्या है आपकी, उसके बाद आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर आपकी पर्सनल स्टाइल कैसी है। ठीक है ना, मतलब पढ़ाई की मैं अकेले कर सकता हूँ, ग्रुप के साथ कर सकता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ, सीख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें। उसके बाद फिर फैमिली कैसी है आपकी, ठीक। उसके बाद आपके वैल्यूज क्या है, करियर प्रति आपके वैल्यूज क्या है, कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे नाम चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे रिसर्च करना है, ठीक है, मुझे समाज के साथ ही काम करना है, जुड़ जाना है, झोंक देना है खुद को। सबकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। भले मैं कितना भी कहूँ कि आपको पैशन देखना है, आपको सेटिस्फेक्शन देखना है, सर फिर पैसा कब कमाएं। हो सकता है कि मनी आपका वैल्यू हो सके, किसी का नाम वैल्यू हो सकता है, फेम वैल्यू हो सकता है, तो वो वैल्यूज है।
फिर आपका गोल, क्या आपका गोल है, कहाँ तक पहुंचना है, ये सारी चीजें होने के बाद एक सर्कल तैयार होता है, उसको कहते हैं करियर डेवलपमेंटल साइकिल। सबको एप्लीकेबल है ये, 10th में भी एप्लीकेबल, 12th में भी एप्लीकेबल। दो बड़े मुख्य पड़ाव आते हैं अपने लाइफ में, 10th और 12th। अब नई शिक्षा नीति के हिसाब से 10th गायब हो जाएगा, फिर 12th ही रहेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आप जितना सोचोगे हर लेवल पे आपको ये सर्कल मिलेगा। समझ लीजिए अभी मैं 45 का हो गया हूँ, फिर भी क्या शायद और एक करियर हो सकता है, तो हो सकता है ना। 45 की एबिलिटीज अलग होने वाली है, मेरी वैल्यूज शायद अलग होने वाली है। जो 20वें साल में मेरी वैल्यूज थी कि मुझे पैसा चाहिए, अभी मेरी वैल्यूज हो सकती है कि मुझे फेम और नेम चाहिए। तो ये सर्कल तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप कह रहे हो कि मुझे करियर करना है। जिस दिन आप कहोगे थैंक यू वेरी मच, ये करियर सर्कल खत्म हो जाएगा। कौन सी एबिलिटीज आपको लगेगी? ओरिएंटेशन, मैथमेटिक्स के करियर करने के लिए, रीजनिंग एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अच्छा, कौन से ओरिएंटेशन लगेंगे? इन्वेस्टिगेटिव ओरिएंटेशन लगेगा आपको, रिसर्च करने वाला ओरिएंटेशन चाहिए। ये 2+2 4 ही क्यों होता है, कहाँ से आता है, 4 ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेटिव ओरिएंटेशन से आने वाली है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन चाहिए, जाहिर बिल्कुल 100%। गणित है, उसमें तो दो भाग आ जाते हैं, ज्योमेट्री है और अलजेब्रा है, दोनों के दोनों आपको प्रैक्टिकली करने हैं। और इसीलिए बहुत बार ये पूछा जाता है कि आजकल अलग अलग करियर टेस्ट बाजार में मिलती है, तो कुछ जगह कुछ फिंगरप्रिंट्स वाली आई है, अंगूठे वाली आई है, बहुत सारी चीजें होती है। मेरा सबसे एक ही कहना रहता है कि जो करियर आपको करना है उसके अंदर प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन देखने के लिए उस बंदे को आज सॉल्व करने के लिए दे दो आप। अगर वो सॉल्व कर रहा है तो समझ लेना उसको गणित आ रहा है, और सॉल्व कर नहीं पा रहे इसका मतलब गणित नहीं आ रहा है, तो गणित की सारी करियर माइनस हो जाएगी। नॉलेज ओरिएंटेशन बिल्कुल होना चाहिए। और आखिरी वाला आईक्यू, सोशल में मैंने एसक्यू लिया था, मैथमेटिक्स के करियर में आपको आईक्यू लगेगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन लगेगा। अंत में फिर से वी आर लिसनिंग यू, ऑनलाइन ऑफलाइन नंबर दिया है 7385102498 और 7057202498। हमारी वेबसाइट है bccjl.com। आप कभी भी इन नंबर के ऊपर हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कोई भी क्वेश्चन करियर के हिसाब से पूछ सकते हैं या हमसे सलाह मशवरा भी कर सकते हैं।